हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स के बारे में। आप सभी को पता होगा, जब भी आप सेल साइकिल पढ़ोगे तो आपने जितने भी स्टेप्स हैं सेल साइकिल के वो प्रीवियस वीडियो में देखें। यदि आपने वीडियो वॉच नहीं किए तो पहले आप उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। रही बात, हम दूसरी बात करें कि आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। जो कल के भी नोट्स थे वो भी मैंने सेंड नहीं किए, आज मैं इकट्ठे सेंड कर दूंगा, आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं क्या हैं। तो सेल साइकिल इज हाईली रेगुलेटेड एंड डिपेंडेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स। सेल साइकिल चेक पॉइंट्स आर सर्विलेंस मैकेनिज्म दैट मॉनिटर द ऑर्डर्ड एंड फिडेलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग इन सेल साइकिल। सिंपल बात कही जा रही है कि जो भी सेल साइकिल आगे आगे बढ़ रही है, वहीं पर कहाँ रुकना है, कहाँ इसको चलना है, ये डिपेंड करता है चेक पॉइंट्स पर। कि G1 और S फेज में ट्रांजिशन करवानी है नहीं करवानी है, ये डिपेंड करेगा सेल साइकिल चेक पॉइंट्स पर। तो ये सब हम देखेंगे। इनको सबसे पहले जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको इजाद किया है, ठीक है, डिस्कवरी की इसकी सेल चेक पॉइंट्स की। एक का नाम है हार्टवेल, HART, हार्टवेल, WELL, ओके, हार्टवेल। और जो दूसरा साइंटिस्ट है उसका नाम है विनेट, WEINERT, ओके। ये दो साइंटिस्ट है, इन्होंने हाइपोथेसिस दी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की, तो तीन टाइप के आपके सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, तीन टाइप का सेल चेक पॉइंट्स होते हैं। तो जो पहला चेक पॉइंट्स है उसको हम बोलते हैं सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, ओके, सेल साइकिल चेक पॉइंट। जो दूसरा है उसको हम बोलते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, SPINDLE, स्पिंडल असेंबली, ASSEMBLY, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। और जो थर्ड वन है उसको हम बोलते हैं डीएनए डैमेज, डीएनए डैमेज डैमेज चेक पॉइंट, ओके। ये तीन टाइप के आपके सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की, तो इसमें क्या आएगा। देखो, दी checkpoints verify whether the process at each phase of cell cycle has been accurately completed before progression into the next phase। इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई भी जो सेल के फेजेस होते हैं, मान लीजिए G1 फेज है, या आपका S फेज है, या आपका G2 फेज है, ठीक है, कहीं पर भी इसको आगे जाना है या इसको रुकना है, क्या करना है इसको। देखो, मान लीजिए G1 फेज में आपका डीएनए डैमेज हो चुका है, ठीक है, तो उसको S फेज में नहीं भेजना है। अगर डैमेज डीएनए आपका एस फेज में चला जाएगा तो उसकी डुप्लीकेशन हो जाएगी, और यदि डैमेज डीएनए की डुप्लीकेशन होगी तो वो आगे जाके कैंसर कोज कर सकता है, बहुत सारे डिजीजेज कोज सकता है, एनोप्लाइडी कोज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए भी हमारे पास सेल चेक पॉइंट्स होना जरूरी है, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है जो हम बोल सकते हैं यूकैरियोट्स में या मैमेलियन सेल में पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं RB/E2F। ये जो चेक पॉइंट्स है वो जनरली G1 फेज में पाया जाता है, ओके। ये चेक पॉइंट्स का होता है RB/E2F। इसका क्या मतलब है, जब तक आपका RB/E2F को पकड़े रखेगा आपकी सेल साइकिल आगे नहीं जाएगी, यानी आपके G1 से S फेज में ट्रांजिशन नहीं होगी। चलो हम डिटेल में पढ़ते हैं कि RB/E2F सिस्टम क्या है। ये एक बार सेपरेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, या आपको एक छोटा सा नोट भी आ जाएगा RB प्रोटीन पर, ठीक है। RB प्रोटीन और इसका कैसा रेगुलेशन है सेल साइकिल पर, ये शॉर्ट नोट भी आ जाता है। या हम बोल सकते हैं RB/OP53, इन दोनों को भी आ जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, ट्यूमर सुप्रेसर जीन है। तो आपको ऐसा भी नोट्स आ सकता है कि ट्यूमर, TUMOR, जो भी आप लिखो, ठीक है, ट्यूमर सुप्रेशर, सुप्रेस कर, ट्यूमर को सुप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ट्यूमर सुप्रेशर जीन्स, ये जीन ट्यूमर को सुप्रेस करने वाले हैं। तो आपको शॉर्ट नोट ऑफ इन ट्यूमर सुप्रेशन जीन्स, तभी आप RB/E2F लिखेंगे, ठीक है। तो RB/E2F में आपको क्या करना है इसके बारे में देख लेते हैं। तो RB/E2F होता क्या है, तो RBF2 एक जीन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं RB1, ओके, RB1। और इसकी RB1 की फुल फॉर्म भी हम देखेंगे, RB1। और इसकी फुल फॉर्म होती है रेटिनोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, ब्लास्टोमा 1, ठीक है, रेटिनोब्लास्टोमा
स्टोमा, STOMA, ठीक है। रेटिनोब्लास्टोमा 1, ये जो जीन होता है वो जनरली प्रेजेंट होता है इन ह्यूमन बींग्स में 13 क्यू आर्म पर, ठीक है। 13 क्यू आर्म, ये क्यू आर्म कहते हैं लॉन्ग आर्म। तो 13 क्रोमोसोम पर जनरली ये पाया जाता है, ठीक है, ये वाला जीन RB1 जीन। और RB1 की जीन की जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को हम बोलते हैं P, ठीक है। ये प्रोटीन रेगुलेट कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या, जर्नली मान लीजिए आपका जो DNA वो डैमेज है, ठीक, आपका DNA डैमेज है, या उसका टीलोमेयर का इरोजन हो चुका है, या कोई भी कंडीशन आ चुकी है, आपका DNA अच्छा नहीं है कि वो आगे एस फेज में जाए, तब ये RB क्या करेगा, आपकी RB ये बाइंड हो जाएगा, ये आपका बाइंड हो जाएगा किसके साथ, हम ये बाइंड हो जाएगा E2F के साथ, ओके, E2F के साथ बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन में रहेगा। अब जो E2F है वो क्या चीज़ है, E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो हमें चाहिए एस फेज या G1 एस फेज ट्रांजिशन के लिए, और इसके बहुत सारी E2F एक जीन की बहुत सारी प्रोटीन्स हैं जो हमें नेसेसरी चाहिए एस फेज में, यानी DNA की डुप्लीकेशन में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है E2F की। बट E2F किस कंडीशन में है, बाउंडेड कंडीशन विद RB, अभी E2F रिलीज नहीं है, ये रिलीज नहीं होगा RB जब तक RB से E2F का कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है, ठीक है। तो अभी DNA डैमेज है तो RB ने इसको पकड़ा हुआ है, और RB इसको पकड़े रखेगा जब तक हमारा DNA सही नहीं होता है, यानी DNA रिपेयर नहीं होता है। मान लीजिए कोई DNA रिपेयर नहीं होता है, ठीक है, तो उसको बार बार बोला जाएगा कि DNA रिपेयर हो, मान लीजिए वो DNA रिपेयर नहीं हुआ तो उस DNA की हो जाएगी एपोप्टोसिस, और आपकी सेल साइकिल नहीं चलेगी, वो सेल आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरे का पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो आपकी सेल साइकिल चलेगी नहीं। ये थोड़ा सा बेट देता है कि DNA रिपेयर करवा लिए तो ठीक, अदरवाइज आपका सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो E2F है वो कैसे रिलीज होगा। मान लीजिए आपका जो DNA वो रिपेयर हो गया, पहले हमने बात की थी कि DNA रिपेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, अब आपका जो DNA वो रिपेयर हो गया है। जब आपका DNA रिपेयर हो गया है तो आपका एक साइक्लिन होता है जिसका नाम होता है साइक्लिन D, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है, साइक्लिन D। और CDK कौन सा हमने पढ़ा था, तो साइक्लिन D और CDK 4-6, ये होता है G1 ट्रांजिशन, यानी G1 फेज में ये वाला साइक्लिन प्रेजेंट होता है। ये साइक्लिन अब एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि अब ये जो E2F है वह हमको चाहिए, क्योंकि DNA हमने रिपेयर कर लिया है। अब हमने DNA रिपेयर कर लिया है तो साइक्लिन D और CDK 4-6 करेगा, इस RB प्रोटीन को थोड़ा सा फोस्फोराइलेट करेगा, थोड़ा सा, इसको हम टर्म बोलते हैं हाइपोफोस्फोराइलेशन, ओके। इसके क्या हुई, हाइपोफोस्फोराइलेशन, क्योंकि इसने थोड़ा सा फोस्फोराइलेशन किया, थोड़ा सा, यानी 2 फॉस्फेट के ग्रुप अटैच करवाए, इसको हाइपोफोस्फोराइलेशन हुई। हाइपोफोस्फोराइलेशन से कोई कुछ नहीं होगा, इससे कोई आपका E2F रिलीज नहीं होगा। अब हमको एक और साइक्लिन चाहिए जिसका नाम होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जिसका नाम होता है साइक्लिन E और CDK 2। ये आपको सभी को पता होगा, ये होता है एस फेज का, ठीक है, एस फेज का साइक्लिन होता है ये, ठीक है, जो ट्रांजिशन में हेल्प करता है, G1 टू एस फेज ट्रांजिशन। ये साइक्लिन आपका इस RB को क्या करेगा, इस RB को क्या करेगा, हाइपर फोस्फोराइलेशन, हाइपर का मतलब होता है बहुत सारा फोस्फोराइलेशन, बहुत सारे फोस्फेट ग्रुप इसको प्रोवाइड करवाएगा, बहुत सारे हैवी, ठीक है, जिसकी वजह से ये RB आपकी जगह डिसोसिएट हो जाएगा बीच में से, ठीक है। अब ये RB आपका डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है, ये EB अलग हो जाएगा और आपका जो RB है वो अलग हो जाएगा, और ये EB अब रिलीज हो गया है। अब ये E2F के आपका रिलीज हो चुका है तो ये DP, ठीक है, आगे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये E2F क्या करेगा, ये E2F का ऊपर रिलीज हो चुका है, ये DNA बाइंडिंग प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा और चला जाएगा हमारा सेल फेज में, एस फेज में, वहाँ पर सेल डुप्लीकेशन में हेल्प करेगा, जो भी इसने काम करना था वो आगे जाकर काम करेगा। ये आपका पहला आपका सेल साइकिल चेक पॉइंट था, ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे, इस पर आप छोटा सा नोट भी लिख सकते हो, बाकी आप पहला पॉइंट भी यही है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स। ये कौन था, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स था। अब हम पढ़ते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स, SPINDLE, स्पिंडल असेंबली, ASEMBLY।
स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। अब इसमें क्या सीन है, इसमें आप सभी को पता होगा स्पिंडल कहाँ बनते हैं, प्रोफेज में। प्रोफेज में आपका स्पिंडल बनना स्टार्ट हो जाते हैं एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑर्गेनाइजिंग रीजन से। जो एमटीओसी होता है वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग रीजन, और ये जर्नली हम बोल सकते हैं तो ये किससे बना होता है, सेंट्रोल से बना होता है। हम लोग को क्या चाहते हैं, सेंट्रोल होते हैं और साथ में थोड़ी सी प्रोटीन्स होती है जिसको हम बोलते हैं एमटीओसी, एमटीओसी माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। ओके, अब होगा क्या, मान लीजिए आपका जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज में अच्छे से क्या हुआ नहीं है, अच्छे से स्पिंडल ही नहीं हुई है वहाँ पर। अच्छे से स्पिंडलिंग का मेरा क्या मतलब है, जो भी आपका सिस्टर क्रोमेटिड है, वहाँ से मैं सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। मान लीजिए ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और ऐसा, ये आपका सभी को पता होगा मेटाफेज में ऐसा आपका क्रोमोसोम होता है। और आपका जो क्रोमोसोम पर जो स्पिंडल फाइबर है वो मान लीजिए ऐसे क्रॉस हुआ है, ठीक है, ओनली एक तरफ से। मैं कलर चेंज करता हूँ, दोबारा डायग्राम बनाते हैं। मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मान लीजिए ये आपका सिंपल काइनेटिक कोर है, ये आपका एक है, ये और ये, ठीक है, ये मेटाफेज का क्रोमोसोम है। अब होगा क्या, आपका जो स्पिंडल है एक माइक्रोट्यूब्यूल से, ये ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये नीचे माइक्रोट्यूब्यूल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। अब इधर जो स्पिंडल है वो एक तरफ से ही आ रहा है, ठीक है, इस तरफ से स्पिंडल काइनेटोकोर के साथ अटैच है, ठीक है, बट नीचे से आपका स्पिंडल यहाँ पर अटैच नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपका स्पिंडल अटैच नहीं है, ठीक है, यहाँ से आपका स्पिंडल अटैच नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको चाहिए कि दोनों तरफ से आपका स्पिंडल अटैच होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोटैलिक। क्या बोलते हैं, MONOTELIC, मोनोटैलिक कंडीशन है। और मोनोटैलिक कंडीशन में आपका जो डीएनए सेपरेशन है, यानी एनाफेज में आपके क्रोमोसोम की सेपरेशन होनी है, वो नहीं होगी। यानी अब हमको स्पिंडल को अटैच करना दोनों तरफ से है। अगर एक ही तरफ से स्पिंडल की अटैचमेंट हो रही है, इसका मतलब हमको सेपरेशन नहीं करवानी है, हमको क्रोमोसोम को मेटाफेज में ही रखना है, ठीक है। हमको जब तक इसकी दोनों तरफ से स्पिंडल की अटैचमेंट नहीं हो जाती है, या हमारा जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट पे नहीं आ जाता है, तब तक हम एनाफेज की सेपरेशन नहीं करवाएंगे। हमारा यही मेन मोटिव है, ठीक है। बट जैसे ही हमारा इस साइड से भी हमारा जो सेंट्रोइल है या एमटीओसी है वो आपका ऐसे बना देगा, यानी स्पिंडल बना देगा इस तरफ से भी, ठीक है, इस तरफ से स्पिंडल बना देगा। जब इसने इस तरफ से भी स्पिंडल बना दिया, एक सेकंड, हाँ, जब इसने इस तरफ से स्पिंडल बना दिया, इस कंडीशन को हमें हमसे साफ करके दोबारा लिखेंगे। अब इस कंडीशन को हम बोलेंगे एम्फीटैलिक। क्या बोलेंगे, एम्फीटैलिक, AMPHITELIC, एम्फीटैलिक। इस कंडीशन में आपका जो क्रोमोसोम है वो रेडी है सेपरेशन के लिए, यानी एनाफेज में जाने के लिए रेडी है। अब हमारे बात आती है स्पिंडल चेक पॉइंट्स कहाँ आया। स्पिंडल चेक पॉइंट्स कब आया, पिछली कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, मैं बैक कर रहा हूँ और बैक कर रहा हूँ, ठीक है। आपके किस कंडीशन में आए, इस कंडीशन में, एक सेकंड, हाँ, इस कंडीशन में आपका क्या होगा, आपका स्पिंडल चेक पॉइंट्स आएंगे। स्पिंडल चेक पॉइंट्स कौन से होते हैं, तो आपको मैंने पहले पढ़ाए हैं, बहुत सारे होते हैं, बट मोस्टली जो स्पिंडल चेक पॉइंट्स होते हैं वो MAD2 और BUB-R1 ये होते हैं, ठीक है। ये करेंगे क्या, ये क्या करेंगे, एक होता है MAD2, ऐसे बहुत सारे होते हैं, MAD3 भी होता है, BUB3 भी होता है, बट हम मोस्टली इंपॉर्टेंट लेंगे। एक MAD2 होता है, एक BUB3 होता है, ठीक है, एक आपका CDC20 होता है, ठीक है। CDC20 आपको मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा क्योंकि इसमें ही यूनिक बात छिपी हुई है, ठीक है। CDC20, इन तीनों का जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा रहेगा, बाउंडेड रहेगा, ठीक है, तीनों कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स एक्टिव रहेगा, ठीक है, एक्टिव रहेगा जब आपकी ऐसी कंडीशन होगी, मोनोटैलिक कंडीशन होगी, यानी डीएनए सेपरेशन नहीं होगी, क्रोमोसोम की सेपरेशन नहीं होगी। क्या सेपरेशन क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी तक हमारा मोनोटैलिक कंडीशन यानी एक तरफ से स्पिंडल अटैच है। ये मोनोटैलिक कंडीशन होगी तब भी ऐसा होगा, या दूसरी कंडीशन होगी, यानी मेटाफेज प्लेट में अभी हमारे क्रोमोसोम नहीं आए हैं, हमारे क्रोमोसोम अभी कैसे हैं, बिखरे हुए हैं, या अभी तक मेटाफेज प्लेट में नहीं अलाइन हुए हैं, तब भी ऐसी कंडीशन होगी। तो ये तीनों कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, सैक को ऑन कर देंगे। सैक क्या चीज़ है, SAC, SAC होती है आपकी
स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स क्या करेंगे, एपीसी को एक्टिवेट नहीं होने देंगे, ठीक है। एपीसी, अब आप बोलोगे कि सर ये एपीसी क्या आ गया, जिस बच्चे ने पहले लेक्चर देखे उनको पता होगा एपीसी क्या चीज़ है। एपीसी को इनएक्टिवेट फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। एपीसी को इनएक्टिवेट फॉर्म में रखेगा ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जब तक ऐसी कंडीशन है। अब मान लीजिए हमारी कंडीशन सुधर गई है, हमारी कंडीशन दोनों तरफ से स्पिंडल अटैच हो चुका है, हमारा मेटाफेज प्लेट में भी हमारा आ चुका, मतलब टोटली अच्छी कंडीशन हो चुकी है, सारा हमारे क्रोमोसोम मेटाफेज पर लैंड हो चुके हैं। तब यहाँ से CDC20 जो है वो यहाँ से छूट जाएगा, यहाँ पर CDC20 छूट जाएगा। छूटेगा कैसे, ये एपीसी क्या करेगा, यूबिक्विटलाइजेशन कर देगा मैड और बुब का। मैड और बुब का यूबिक्विटलाइजेशन तो CDC यहाँ से छूट जाएगा और ये बाइंड हो जाएगा, किसके साथ बाउंड हो जाएगा, एपीसी के साथ, ठीक है। एपी के साथ आपका CDC20 बाइंड अप कर लेगा। जब आपका एपीसी स्लैश सी या साइक्लोसोम का मतलब होता है, एपीसी का मतलब होता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये एपीसी और CDC 20 का कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये भी आपको पता है, आपको प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। तो ये आपका सेक्यूरिन, ठीक है, SECURIN, सेक्यूरिन और सेप्रेजिज, SAPARSES, सेप्रेजिज, इन दोनों में से सेप्रेजिज को रिलीज कर देगा। और सेप्रेजिज क्या कर देगा, जो प्रोटीन दो सिस्टर क्रोमेटिन को पकड़े रखी हुई है यानी कोहेशन प्रोटीन, उसको रिमूव करवा देगा, ठीक है। सिंपल, आप प्रीवियस लेक्चर देखो, आपको समझाएगा सेक्यूरिन और सेप्रेजिज का क्या रोल है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा चेक पॉइंट हो गया। थर्ड चेक पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जिसको बोलते हैं डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, और इसमें एक P53 आएगा, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि P53 पे एक शॉर्ट नोट भी हो जाता है कई बार। हम पढ़ेंगे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई डीएनए डैमेज है और उस डीएमएस डीएनए को आपको भाई G1 में के बाद S में नहीं भेजना है उसको, या हम बोल सकते हैं S में चला गया तो उसके बाद उसको डुप्लीकेशन नहीं करवानी है। तब क्या होगा, तब हमारे दो टाइप के पाथवे चलते हैं, एक का नाम है ATM और दूसरे का नाम है ATR, ठीक है। अब ATM और ATR क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ATM और ATR ये दो पाथवे हैं, इन दो पाथवे से आपका क्या होगा, आपके सारा काम चलेगा, यानी आपके डीएनए डैमेज हैं वो आपकी सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स को रोकेंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका डीएनए डैमेज हो चुका है तो हमको क्या करना है, सेल साइकिल चेक पॉइंट्स को ओपन कर देना है, यानी एक्टिवेट कर देना है। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो हमारी सेल साइकिल नेक्स्ट फेज में नहीं जाएगी तो हमारा डीएनए रिपेयर में जाएगा, ये एपोप्टोसिस में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखना, जो ATM और ATR है वो क्लोज रिलेटेड काइनेजेज हैं, क्या चीज़ें हैं, काइनेजेज हैं। और ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेराइन और थ्रियोनिन प्रोटीन काइनेजेज मेंबर हैं, जो फोस्फेटाडाइल आइनोसिटोल 3 काइनेज PIK के फैमिली के हैं। बोथ ATM ATR आर एक्टिवेटेड टू रादर डीएनए डैमेज। जब डीएनए डैमेज होगा तो बोथ ATM भी एक्टिवेट हो जाता है और ATR भी एक्टिवेट होता है, बट सिंगली होते हैं, वो भी हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। तो एक होता है डीएनए डैमेज रिस्पॉन्स, जिसको बोलते हैं DDR। जब DDR रिस्पॉन्स आएगा तो हमारा ATM एक्टिवेट हो जाएगा और ATR भी एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम देखेंगे ATM और ATR आपस में कैसे दोनों डिफरेंट है आपस में। जब आपका डीएनए डैमेज होगा डबल स्ट्रैंड पर, ठीक है, यानी डीएनए का ये सिंगल स्ट्रैंड बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं से डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बना लेता हूँ, ठीक है। अब डीएनए का मैंने दूसरा स्ट्रैंड बना लिया। अब क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, यानी एक ब्रेक कहाँ पर आएगा, इस स्ट्रैंड पर आएगा और एक ब्रेक आएगा इस स्ट्रैंड पर। इसको हम बोले हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक। क्या बोलते हैं हम, डबल स्ट्रैंड ब्रेक। तब आपका ATM पाथवे चलेगा। और मैं अगर डीएनए का दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊं, यानी अब ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक, ये डीएनए और ये, अब क्या होगा, सिंगल ब्रेक, ठीक है। कैसा ब्रेक है, सिंगल ब्रेक, यानी ओनली इधर ही ब्रेक आया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिंगल ब्रेक, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, गलती, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, बट सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक है, क्या चीज़ है, सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक। जब दोनों स्टैंड में ब्रेक हो जाएगा तो ATM पाथ पे चलेगा, और अगर हम एक स्टैंड में ब्रेक होगा तो ATR पाथ पे चलेगा। तो हम दोनों पाथवे रन करवाते हैं, पहले हम रन करवाते हैं ATM पाथवे। अब ATM पाथवे को रन करवाना है तो हमको सबसे पहले यहाँ पर डीएनए स्टैंड बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, ये डीएनए स्टैंड बनाता हूँ मैं, एक स्टैंड
और ये भाई डीएनए का दूसरा स्टैंड। अब कैसा डैमेज होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड ब्रेक, यानी एक एक ब्रेक इधर चाहिए और एक ब्रेक इधर, किधर बच सकता है, बट यहाँ पर मैंने डबल स्टैंड ब्रेक लगा दिया है। अब क्या होगा, एक सेंसर प्रोटीन आएगी, हम पढ़ रहे हैं एटीएम पाथवे, एटीएम, एटीएम पाथवे में एक सेंसर प्रोटीन आएगी जिसको बोलते हैं एमआरएन, क्या बोलते हैं, एमआरएन, जो इसको सेंस करेगी कि हाँ भाई यहाँ पर डैमेज हुआ है, एमआरएन, एमआरएन यहाँ पर बाइंड हो जाएगी जहाँ पर डीएनए डैमेज हुआ है। उसके बाद एमआरएन क्या बिहेव करेगा, एमआरएन कॉम्प्लेक्स रिक्रूट एटीएम एट द डबल स्टैंडर्ड ब्रेक सेट एंड इंटरेक्शन विद एमआरएन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट द एटीएम काइनेसिस। ठीक है, जैसे ही आपका एमआरएनए यहाँ पर अटैच होगा, ये रिक्रूट करेगा एटीएम को, किसको रिक्रूट करेगा, एटीएम, और एटीएम क्या है, एक काइनेज है। ठीक है, एटीएम एक काइनेज है। काइनेज क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, काइनेज ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉस्फेट ग्रुप किसी भी प्रोटीन को प्रोवाइड करते हैं, यानी फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एटीएम जुड़ जाएगा। अब एटीएम और एमआरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, ये अब इसने एटीएम को एक्टिवेट कर दिया है, और एटीएम जब इसके बाद एक्टिवेट हो गया तो इसने CH2 को ये अपना फॉस्फेट ग्रुप प्रोवाइड कर देगा, यानी CH2 को एक्टिवेट कर देगा। किसको एक्टिवेट करेगा, CH2। आप लोग के सर CH2 क्या आ गया, अब तो CH2 क्या है, CH2 ये आपका चेक पॉइंट काइनेज 2 है, चेक पॉइंट है, ये है, ये आपका चेक पॉइंट है CH2। अब इस चेक पॉइंट 2 आपका एक्टिवेट हो चुका है, अब ये क्या करेगा, ये P53 को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, किसको एक्टिवेट कर देगा, P53। अभी आप सिंपली लिखिए, आगे मैं आपको बताऊंगा कि P53 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये कैसे करेगा। अभी P53 आपका एक्टिवेट हो चुका है तो ये सिंपली आपका चेक पॉइंट्स अरेस्ट कर देगा। ठीक है, चेक पॉइंट अरेस्ट, चेक पॉइंट अरेस्ट, इसने भाई चेक पॉइंट अरेस्ट कर दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका सेल साइकिल क्या हो गया, अरेस्ट होगी, क्योंकि P53 अब एक्टिवेट हो चुका है। अब P53 कैसे सेल साइकिल को अरेस्ट कर रहा है, कैसे सेल साइकिल को रोक रहा है कि अभी रुक जाओ, अभी आप आगे जाके नहीं जाओगे, अभी डीएनए डैमेज है, अब डीएनए क्योर होगा, रिपेयर होगा, उसके बाद हम आगे आपको भेजेंगे। ठीक है, तो P53 एक गेट कीपर का काम कर रहा है कि ना, अभी आपको आगे हम नहीं भेजेंगे सेल साइकिल में, नेक्स्ट फेज में आपको नहीं भेजेंगे, एस फेज में आपको नहीं भेजेंगे, आपको एस फेज में ही रखेंगे। ठीक है, G1 फेज में ही रखेंगे आपको, जब आपका रिपेयरिंग हो जाएंगे तो आप आगे चल जाना। ठीक है, ये बात कर रहा है भाई P53 एक्ट लाइक अ गेट कीपर। ये था आपका एटीएम पाथवे। अब हम बात करें एटीआर पाथवे की क्या होगी, तो एटीआर पाथवे सेम ऐसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा, नॉट अ डबल स्ट्रैंड ब्रेक, यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर डीएनए बना रहा हूँ, इधर मैं यहाँ पर सिंगल ब्रेक लगा दूँ, तब आपको हम बोल सकते हैं कि एटीआर पाथवे रन होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो सेंसर प्रोटीन एक्ट करे उसको बोलते हैं आरपीए, आरपीए, ये आपका एक्ट कर रहा है सेंसर, कि ये सबसे पहले सेंस करेगा कि यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है, उसके बाद ये अटैच करवाएगा आपका एटी रिप को। ठीक है, किसको रिक्रूट करा है, एटी रिप को, एटी रिप। ठीक है, एटी और आरपीए की फुल फॉर्म क्या होती हैं, तो आरपीए की फुल फॉर्म होती है आपकी रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, और एटी रिप की फुल फॉर्म होती है एटीआर इंटरेक्टिंग प्रोटीन। अब ये दोनों आपस में बाइंड होंगे तो ये रिक्रूट करेंगे एटीआर को, किसको रिक्रूट करेंगे, एटीआर को रिक्रूट करेंगे कि एटीआर हाँ आजा इधर बाइंड कर। जब यहाँ पर एटीआर को रिक्रूट कर लिए इन्होंने, तो एटीआर रिक्रूट होने के बाद क्या करेगा, एटीआर सॉरी एटीएम नहीं, एटीआर, तो एटीआर रिक्रूट होने के बाद करेगा, एक्टिवेट कर देगा किसको, CHK1 को। उधर क्या हुआ था, CHK2 एक्टिवेट हुआ था, इधर CHK1 एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर CHK1 एक्टिवेट हो जाएगा, तब क्या होगा, तब आपका CDC25 एक्टिवेट हो जाएगा। कौन एक्टिवेट हो जाएगा, CDC25। आप सभी को पता होगा CDC25 का क्या रोल है, आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, तो ये B1 को इन्विट करता है। ठीक है, और ये आपका एटीआर पाथवे रन होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी सेल साइकिल को अरेस्ट कर देगा। ठीक है, ये पाथवे थे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके कैसे P53 रोल बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये साइड शॉर्ट नोट भी रहता है कई बार कि P53 क्या है और P53 कैसे एक ट्यूमर सुप्रेशन जीन की तरह एक्ट कर रहा है। ट्यूमर सुप्रेशन जीन आपको एक टॉपिक है जिसमें आपको दो जीन के बारे में लिखना है, एक RB
और एक P53, ये दोनों ट्यूमर सुप्रेसर हैं, ठीक है, ट्यूमर को सुप्रेस करने वाला जीन है। अब जो P53 है उस जीन का नाम है, ठीक है, हम सिंपली अब P53 की बात कर रहे हैं, तो जो P53 है उसका जो जीन है उसका नाम बोलते हैं TP53, इसको हम बोलते हैं। ओके, ये प्रोटीन है और ये आपका जीन है। ये मोस्टली कहाँ होता है, क्रोमोसोम नंबर 17 में। वो कहाँ था, क्रोमोसोम नंबर 13 में था। ये क्रोमोसोम नंबर 13 में 17 में है, ठीक है। ह्यूमन की बीइंग की मैं बात कर रहा हूँ। जर्नली होता क्या है, जर्नली ये P53 की कंसंट्रेशन, यदि कोई भी डीएनए डैमेज नहीं हुआ है तो P53 की कंडीशन कैसी रहती है, लो रहती है सेल के अंदर। इसकी कंडीशन लो रहती है सेल के अंदर। लो कैसे रहती है उसका भी एक फंडा है। ये P53 की कंडीशन लो कैसे रहती है, ये जो P53 है ये बाउंड रहेगा MDM2 के साथ, ठीक है, MDM2, ठीक है। इसके साथ P53 आपका क्या रहेगा, बाउंड रहेगा जब आपका नॉर्मल कंडीशन है। ये जब बाउंड रहेगा, बाउंड क्यों रह रहा है, क्योंकि P53 एक यूबिक्विटिन प्रोटीन है और ये क्या कर रहा है, इसकी प्रोटोजोमल डिग्रेडेशन करवा रहा है, P53 को डिग्रेड करवा रहा है। जब ये P53 को डिग्रेड करवा रहा है तो हमारे सेल के अंदर P53 की कंसंट्रेशन कैसे रह रही है, लो रह रही है, कम रह रही है, ठीक है। अब हम बात करें लो कैसे रह रही है, तो अनस्ट्रेस है, नॉन ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई भी डैमेज नहीं आया है तो हमारी कंडीशन लो रही है। जैसे ही डैमेज कोज हुआ या टीलोमेयर का इरोजन हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया या माइटोटिक डिसफंक्शन हुआ, तब आपका जो लो P53 की कंडीशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी, लो P53 आपका कन्वर्ट हो जाएगा हायर P53, ठीक है, हाई P53। अब इसकी कंडीशन यहाँ से चेंज हो चुकी है, अब ये हाई हो गया है, तो हाई P53 क्या करेगा, हाई P53 जनरली एक काम करेगा, जैसे यहाँ पर आप देखो ये MDM2 था जिसको हम बोलते हैं माउस डेवलपमेंट 2, इसके फुल फॉर्म है, ठीक है। ये बाउंड रह रहा है 80 इसके साथ, किसके साथ रहा है, P53 के साथ, ठीक है। ये लो कंडीशन रहती है हमारे सेल की। जैसे ही यहाँ पर कोई सिग्नल आया, यानी सिग्नल कैसा होगा कि डीएनए डैमेज है भाई, डीएनए डैमेज का सिग्नल आया। सिग्नल कैसे आएगा आपको मैंने बताया ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले मरन अटैच होगा, एमआरएन। जब एमआरएन अटैच होगा तो वो एटीएम को रिक्रूट करेगा, एटीएम एमआरएन एक्टिवेट होंगे, वो CH2 को एक्टिवेट करेंगे। CH2 आपका आगे जाके यहाँ पर CH2K ये क्या करेगा, ये आपका एक्टिवेट कर देगा, यानी MDM2 को P53 से रिलीज कर देगा, इसको P53 को फोस्फोराइलेट कर देगा ये CH2K। अब CH2K ने क्या कर दिया, इसको P को फोस्फोराइलेट कर दिया, यानी P53 को फोस्फोराइलेट कर, तो यहाँ से आपका P53 यहाँ से आपका रिलीज हो जाएगा, P53 आपका रिलीज हो जाएगा MDM2 से। अब MDM2 से आपका P53 रिलीज हो चुका है, तो ये चला जाएगा नेक्स्ट पाथवे में। अभी P53 किसको करेगा, क्या करेगा, ये आपका एक्टिवेट करेगा P21 को। अब आप सभी को पता होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो मैं वहाँ पर आपको बताया था कि P21 क्या है। तो P21 एक ऐसा काइनेज है जिसको बोलते हैं CKI का मतलब होता है, सिंपल CKI का आपको मिल जाना कि ये सेल जो भी सेल साइक्लिन होता है, साइक्लिन CDK काइनेज होता है, उसको इनहिबिट करता है, यानी CDK सेल साइकिल CDK इनहिबिटर, ठीक है। सेल साइक्लिन या हम बोल सकते हैं साइक्लिन CDK काइनेज इनहिबिटर, सिंपल है। P21, तो P21 को ये एक्टिवेट कर देगा। अब यहाँ पर P21 एक्टिवेट हो चुका है, तो एक्टिवेटेड P21 क्या करेगा, G1/SCDK को स्टॉप कर देगा, ठीक है, ये चेक पॉइंट से इनकी एक्टिविटी स्टॉप कर देगा। अब इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है तो आप समझ सकते हो क्या प्रॉब्लम होगी। अब इनकी एक्टिविटी स्टॉप हो चुकी है तो सेल G1 फेज में ही रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा, यानी अब जो डीएनए डैमेज है उसकी रिपेयरिंग होगी G1 फेज में। रिपेयरिंग होने के लिए P21 में रोल प्ले किया कि P52 ने इनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया, G1 और SCDK। ये G1 और SCDK अदरवाइज स्टॉप नहीं होता तो क्या करते हैं, ये आपके जो डैमेज डीएनए है उसको ही भाई S फेज में भेज देते हैं, यानी ये काम करते हैं ट्रांजिशन में, G1 को S फेज के ट्रांजिशन में हेल्प करवाते हैं। अब P21 ने इनकी एक्टिविटी को स्टॉप कर दिया तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो G1 फेज में ही रहेगा, सिंपल बात है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।